हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑफ द कोर्स टाइटल एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर्स टाइटल है, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो या ये कोर्स टाइटल हो या पीस एंड वैल्यू, उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे आपके एग्जाम्स तक। तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट 2 जो कोर्स टाइटल है उसके टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के भी जितने भी सारे कोर्स टाइटल हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, अभी टीचर एजुकेशन वगैरह, या एनवायरनमेंट एजुकेशन का जो कोर्स है उसके सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। आप सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वैलिडिटी कंसेप्ट, और जो फैक्टर्स है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं या वैलिडिटी के टाइप्स हैं वो भी हमें इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये जो टॉपिक है या ये जो सब यूनिट है इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये वीडियो आधा घंटा या 1 घंटे का हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ करूँगी आपके लिए, क्योंकि आप बोर ना हो जाए उसके लिए मैं क्या करूँगी, बस इसका क्रक्स दूंगी। मटेरियल मैंने लिखा हुआ है, आप इसको चाहे लिख सकते हैं, टाइम नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वैलिडिटी सिंपली मैं बताऊंगी यहाँ पे वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी एक टेस्ट है या मेजरमेंट है, ठीक है, या मेजरमेंट टूल है कि वो क्वालिटी होती है जो ये बताती है कि वो टूल कितने एक्यूरेटली और इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को मेजर कर रहा है जिसे वो मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर एक टेस्ट वैलिड है तो उसका मतलब है कि वो सही चीज़ को सही तरीके से मेजर कर रहा है। या हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्वेश्चन पेपर सेट किया, ठीक है, हमें देखना है बच्चे के अंदर की थिंकिंग एबिलिटी हमें चेक करनी है इस क्वेश्चन पेपर के ज़रिए। ठीक है। तो हम ये मेजर करेंगे, हम ये देखेंगे कि जिस चीज़ के लिए हमने ये पेपर डिज़ाइन किया है, क्या ये पेपर वही चीज़ मेजर करेगा या क्या ये पेपर कोई और चीज़ मेजर करेगा। अगर ये वही चीज़ मेजर करेगा जिस चीज़ के लिए हमने वो पेपर डिज़ाइन किया है, तो हम बताएंगे कि ये पेपर वैलिड है, इस पेपर में वैलिडिटी है। अगर वो पेपर वो चीज़ मेजर नहीं करेगा जिस चीज़ के लिए हमने वो पेपर डिज़ाइन किया है क्वेश्चन पेपर, तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, ये आ गया समझ आपको। वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू इट्स ट्रूथफुलनेस, ठीक है, इसकी ट्रूथफुलनेस को रेफर करता है। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। ठीक है, समझ आ गया, ये मैंने बताया आपको। वैलिडिटी इज द की प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड टेस्ट। एक गुड टेस्ट उसी को बोलेंगे जिसके अंदर क्या होगी, गुड टेस्ट उसी को बोलेंगे हम जिसके अंदर वैलिडिटी होगी। ठीक है। तो इट इज़ द टेस्ट इज वैलिड, इट मस्ट बी रिलायबल इन नेचर। एक वैलिड टेस्ट रिलायबल भी होना चाहिए। रिलायबिलिटी मैं पहले से भी बोलते आ रही हूँ और आगे हमारा इस पे टॉपिक भी है, वो भी उस पर भी आप समझना वैलिडिटी वीडियो में। ठीक है। इट इज़ वैल्यूलेस और यूजलेस डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट मे बी ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। अगर एक पेपर रिलायबल भी हुआ, ऑब्जेक्टिव भी हुआ, मतलब टीचर्स कोई भी बायास नहीं करेंगे और अच्छे से मार्क्स देंगे, सेम सारे टीचर जितने भी उस पेपर को चेक करेंगे, आंसर पेपर को, फिर भी वो वैल्यूलेस है और यूजलेस है अगर उस क्वेश्चन पेपर में वैलिडिटी ना हुई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। If the test measures for which it is prepared it is said to be valid and this quality of the test is called validity। जिस चीज़ के लिए क्वेश्चन पेपर या टेस्ट डिज़ाइन किया है उसने वही चीज़ मेजर की तो उसमें वैलिड, वो जो टेस्ट है वो हम बोलेंगे वो वैलिड है, और इसी क्वालिटी को हम वैलिडिटी बोलते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। ठीक है, ये वही फिर से है, वैलिडिटी इज की प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड टेस्ट। फिर से वही है कि उस टेस्ट को हम गुड टेस्ट बोलेंगे जिसमें वैलिडिटी होगी। ठीक है, यूजलेस ये सारा वही है। तो लीजिए क्रॉनबैक ने क्या बोला है, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस इज टू मेजर। ठीक है, जिसके लिए मतलब मेजर कर रहे हैं उस जिस चीज़ के लिए इस पेपर को डिज़ाइन किया है उसी चीज़ के लिए अगर ये मेजर करेगा तो उस टेस्ट को वैलिडिटी या वैलिड टेस्ट बोलेंगे। ये लीजिए क्रॉनबर्ग ने बोला। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडिटी क्या है, यूनिटरी कंसेप्ट है इसमें। वैलिडिटी ये सारा वही है, वैलिडिटी अपोज टू द पर्पस ऑफ टेस्ट है, टेस्ट इज वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑन इट्स स्पेसिफिक नेचर। ये जो टेस्ट है वो एक स्पेसिफिक नेचर को मेजर करते हैं। तो ये जो वैलिडिटी या जो टेस्ट है जिसकी वैलिडिटी होगी वो स्पेसिफिक इन नेचर है। इफ़ ए टेस्ट इज़ वैलिड इट इज़ रिलायबल। अगर एक टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल है, बट इफ़ ए टेस्ट, अगर कोई टेस्ट रिलायबल नहीं है, इट मे और मे नॉट बी वैलिड।
ठीक है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वैलिड। इट रेफर्स टू द ट्रुथफुलनेस को हम अटैच कर सकते हैं विद द कंसेप्ट वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी मेजर्स द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। सेम वही, नो असेसमेंट इज वैलिड फॉर ऑल द पर्पस, ए टेस्ट इज वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली। हर किसी चीज़ के लिए, हर किसी पर्पस के लिए एक टेस्ट वैलिड नहीं रहता है, इसमें एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए वैलिड टेस्ट में। ठीक है, सिंपली बस यही कि वैलिडिटी क्या होती है, एक ऐसा टेस्ट जिस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया हो, मतलब हमें बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी देखनी है, उनकी कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट वो देखनी है, तो उस चीज़ के लिए हम एक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो उसने वही अगर मेजर किया तो उसको हम वैलिड बोलेंगे, अगर उसने वो पर्पज़ नहीं मेजर किया तो उसको हम वैलिड नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ फेस वैलिडिटी। सिंपली फेस वैलिडिटी क्या होती है, यहाँ पे आपको अगर टर्म दिखेगी दैट इज फेस वैलिडिटी, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पेपर को आंखों से देख के ही बता सकते हैं कि कोई टेस्ट वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें बच्चों का मैथ टेस्ट लेना है, तो हम दूर से ही देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस है, तो हम बोलेंगे चेक करने के बाद हाँ ये जो है ये टेस्ट वैलिड है, क्योंकि इसमें सारे मैथ के क्वेश्चन है, इसमें कोई उर्दू का क्वेश्चन नहीं है, कोई इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। सिंपली हम आंखों से देख के बताएंगे कि ये टेस्ट वैलिड है कि नहीं। इट इज़ द वैलिडिटी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपेयरेंस ऑफ द टेस्ट। सिंपली हम अपेयरेंस, बाहर से अपेयरेंस देखते हैं हम टेस्ट की कि ये वैलिड है कि नहीं। In other words, face validity answer the question as to whether the test seems to be relevant to its various subjects. ये इसकी relevance हम देखते हैं, if the test in its overall appearance seems to be appropriate for fulfilling its objective for which it is developed, the test is said to be possessing face validity. तो ओवरऑल अपेयरेंस हम देखते हैं किसी भी टेस्ट की, तो हम देखेंगे दूर से ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो उस अगर वो अप्रोप्रिएट है फॉर पर्टिकुलर टेस्ट तो हम बोलेंगे इसमें फेस वैलिडिटी है। अभी मैंने एग्जांपल बोली, या उसके ऑपोजिट में अगर हमें बच्चों का साइंस टेस्ट लेना हो, तो हमने एज अ टीचर हमने क्वेश्चन पेपर सेट किया, तो हम किसी एक्सटर्नल टीचर जो है उसको बताएंगे कि ये चेक करो आप, तो वो देखेगा दूर से हाँ इसमें, वो भी एक एक्सपर्ट ही होगा, वो देखेगा हाँ इसमें सारे साइंस के क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ इसमें फेस वैलिडिटी है। ये आप पढ़ लेना, ये सिंपली यही है। ठीक है, अब है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी भी एक टाइप का जो वैलिडिटी है, जो ये इवेल्युएट करती है कि कोई टेस्ट या मेजरमेंट टूल उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कंटेंट एरिया को कितना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है जिसे वो मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका फोकस ये होता है कि टेस्ट के हर एस्पेक्ट में वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल हैं जो उस टॉपिक को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप एक मैथ टेस्ट बनाते हैं जो अलजबरा को असेस करने के लिए है, तो टेस्ट में अलजबरा के सारे रिलेवेंट टॉपिक्स या कंसेप्ट और स्किल्स शामिल होने चाहिए ताकि उस कंटेंट वैलिडिटी स्ट्रांग हो। ठीक है, ताकि उसकी कंटेंट वैलिडिटी स्ट्रांग हो। मतलब फॉर एग्जांपल हमने बच्चों को बोला अलजबरा का कल टेस्ट है, हम एक ही एक्सरसाइज में सारे जो मैथ्स के अलजबरा टॉपिक है उसके डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे पूरी एक्सरसाइज, सारी जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें एक एक क्वेश्चन उठाएंगे। ये नहीं कि एक ही एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन उठाए और क्वेश्चन में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। हर कोई टॉपिक उसमें कवर करना है, हर किसी टॉपिक में, हर किसी एक्सरसाइज में थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में डालने हैं। तो अगर वैसा हुआ कि सारे में से, पूरे टॉपिक में से, पूरे लेसन में से थोड़ा थोड़ा कवर हुआ है, तो हम बोलेंगे ये जो टेस्ट है इसकी कंटेंट वैलिडिटी है। उसके अपोजिट में अगर टीचर ने सिर्फ एक ही पेज से सारे क्वेश्चंस निकाले, बाकी पेजेस छोड़ दिए, तो हम बोलेंगे इस टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी नहीं है। ये आप देख लेना अच्छे से, जो मैंने बोला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये भी लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, तो जो मैं बोल रही हूँ वो अगर आप लिखेंगे वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेंट वैलिडिटी इज ऑल्सो नोन एज अ करिकुलर वैलिडिटी और रैशनल वैलिडिटी, या हम इसको लॉजिकल वैलिडिटी बोलते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वैलिडिटी इज कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी एक टाइप का वैलिडिटी होता है जिसमें किसी टेस्ट का रिजल्ट उसी टाइम पर किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेस्ट या मेजर के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि नया टेस्ट या टूल
कितना एक्यूरेटली और रिलायबली वही चीज़ मेजर कर रहा है जो एक पहले से वैलिडेट किया गया टेस्ट कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, ये जो है ये अलग है, ये मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। ये आप लिखना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा, ये भी बेस्ट मटेरियल है। ये जो मैंने अभी बोला कि हम कंपेयर करते हैं ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश टेस्ट होता है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नई इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते हैं और उसका रिजल्ट किसी एस्टेब्लिश्ड इंटेलिजेंस टेस्ट के रिजल्ट के साथ मिलता जुलता है, तो कहा जा सकता है कि आपके नए टेस्ट की कॉनकरेंट वैलिडिटी अच्छी है। ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं या कोरिलेशन करते हैं। ठीक है। ये अनदर इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट है। कॉन्करेंट वैलिडिटी इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं रादर देन अ लॉजिकल मेथड, ये याद रखना। ठीक है। सिंपली इसमें कोरिलेशन करते हैं या हम कंपेयर करते हैं। ठीक, ये आप देख लेना, ये इसका मटेरियल है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, ये टर्म किसने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस की थी? साइकोमेट्राइट्स लेक्सिकन इन 1954 इन द टेक्निकल रिकमेंडेशंस फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक टाइप की वैलिडिटी होती है जो इस बात को इवेलुएट करती है कि कोई टेस्ट या मेजरमेंट टूल उस स्पेसिफिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट या कंस्ट्रक्ट को कितना अच्छी तरह मेजर कर रहा है जिसे मेजर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। कंस्ट्रक्ट जो यहाँ पे मैंने बोला आपको, कंस्ट्रक्ट क्या होती है? ये एक टर्म होती है, मतलब वो स्पेसिफिक चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम टेस्ट के तौर पे ऑब्जर्व मतलब मेजर कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस, उसको टेस्ट से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। या जो कंस्ट्रक्ट है एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है या थ्योरेटिकल आइडिया को रेफर करता है जिसे मेजर किया जा रहा है। कंस्ट्रक्ट वो चीज़ होती है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती है, लेकिन हम उसे इनडायरेक्टली मेजर करते हैं किसी टेस्ट या टूल के जरिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं तो इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है। ठीक है। यहाँ पे एक इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्ट है जिसको हम डायरेक्टली किसी बच्चे में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट उसके लिए हमें टेस्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट, अभी मैंने आपको बोला, इसकी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर आप एक टेस्ट बनाते हैं, ठीक, जो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये देखिएगी कि क्या टेस्ट सच में डिप्रेशन के थ्योरेटिकल आस्पेक्ट को एक्यूरेटली मेजर कर रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लो मूड या एनर्जी लॉस। ठीक। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एस्टेब्लिश करने के लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं आजकल। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी, सेकंड इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को दो तरीकों से मेजर किया जा सकता है। जैसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जब टेस्ट के रिजल्ट सिमिलर हो, उस टेस्ट के रिजल्ट्स जो वही कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी बोलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, जब टेस्ट के रिजल्ट्स उन चीज़ों से डिफरेंट हो जो अलग कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद है प्रिडिक्टिव। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्ट क्या होता है? पहले जब हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी हम सबको पता है, वैलिडिटी का एक टाइप है जिसमें टेस्ट या मेजरमेंट टूल की एबिलिटी को इवेलुएट किया जाता है। ठीक है। कि वो फ्यूचर में होने वाले आउटकम्स या बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके। इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट के करंट रिजल्ट्स को देखकर हम ये अंदाज़ा, ठीक है, प्रिडिक्ट का सिंपली मतलब क्या होता है? अंदाज़ा लगा सके कि आने वाले वक्त में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज में एडमिशन टेस्ट अच्छी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी रखता है, तो इस टेस्ट के स्कोर्स को देखकर हम ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स आने वाले समय में अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये थी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की एग्जांपल। ठीक है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हम किसी के बच्चे का फ्यूचर बता सकते हैं कि आगे जाके जब आज हम उसका ये टेस्ट लेंगे तो हम बता सकते हैं आगे वो फ्यूचर में किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। नाउ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी को? प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, मतलब कि टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। जब बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा तभी वो आंसर कर पाएगा, तभी हमारे जो गोल हमने सेट किए वो फुलफिल होंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन पेपर ही अच्छे से नहीं होगा, हमारे सवाल ही अच्छे से नहीं होंगे, तो जवाब क्लियर नहीं आएगा।
एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर में, मतलब कि ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए क्वेश्चन पेपर में या हमारे सवालों में जिसमें एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए हमारे। अगर ऐसा हुआ तो कन्फ्यूजन हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो हम उससे एक जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो बरकरार नहीं रख पाएंगे। लेंथ ऑफ द टेस्ट, लेंथ ऑफ द टेस्ट ना ही टू शॉर्ट होना चाहिए ना ही टू लॉन्ग होना चाहिए। लेंथ ऑफ द टेस्ट नॉट ओनली अफेक्ट्स रिलायबिलिटी बट ऑल्सो वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, रिलायबिलिटी भी इससे अफेक्ट होती है और वैलिडिटी भी, ठीक है। टू शॉर्ट टू ड्रॉ ए रिप्रेजेंट सैम्पल, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए और लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी, एक क्वेश्चन पेपर में हेटेरोजेनिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ऊपर से नीचे तक 10 क्वेश्चन हुए जैसे, तो उसमें बोर हो जाएगा। एक ही किस्म के 10 मतलब 10-10 मार्क्स के 10-10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें बच्चा जो है वो बोर हो जाएगा। तो आजकल के पेपर्स अगर आपने बीएड के भी देखे होंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 8 और फिर 16। तो वैसे एक बच्चे में मोटिवेशन रहती है क्वेश्चन पेपर करने की, बोर नहीं होता, उसको टफ भी नहीं लगता। हेटेरोजेनिटी होनी चाहिए पेपर में, मतलब पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ऐसे वाला पेपर होना चाहिए। होमोजेनिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द टेस्ट, डिफिकल्टी वैल्यू सिंपली होता है डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट पेपर होगा उतना ज़्यादा जो है उसका वैलिडिटी कम रहेगी, ठीक है, उतने ज़्यादा रिजल्ट्स भी बहुत नेगेटिव आएंगे। इसमें आप और एक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अगर हाई डिफिकल्टी वैल्यू होगी किसी पेपर में, मतलब क्लोज टू 1 और 100%, ठीक है, मीन्स दैट द आइटम्स इज ईजी, मतलब कि आइटम इज ईजी, मतलब क्वेश्चन ईजी होंगे। एज अ लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स आंसर्ड इट करेक्टली। अगर हाई डिफिकल्टी वैल्यू होगा तो क्या मतलब है कि ज़्यादा बच्चों ने आंसर करेक्ट किया। अगर लो डिफिकल्टी वैल्यू होगा क्लोज टू 0 और 0%, उसका मतलब है द आइटम इज डिफिकल्ट एज वेरी फ्यू रेस्पोंडेंट्स आंसर्ड इट करेक्टली, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन पेपर में हाई डिफिकल्टी वैल्यू है क्लोज टू 1 और 100%, तो उसका मतलब है क्वेश्चन पेपर जो है या टेस्ट जो है उसमें क्वेश्चंस ईजी थे क्योंकि आंसर सबने अच्छे से दिया। अगर डिफिकल्टी वैल्यू 0 या 0% हुआ तो इसका मतलब है कि जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो क्वेश्चन पेपर में हाई है क्योंकि कम बच्चों ने आंसर दिया है। तो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट नाउ एडेज जो है स्पीड को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू पावर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम्स, मतलब टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, वो वेग नहीं होने चाहिए, नॉट ऑब्जेक्टिव या उनमें एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक टेस्ट के वैलिडिटी को अफेक्ट करती है। तो क्वेश्चन शुड भी मतलब अंडरस्टैंडिंग जो हो। तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, पहले थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर थोड़े मॉडरेट, फिर थोड़े से डिफिकल्ट। ये नहीं कि पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दिए तो बच्चे का सारा मूड खराब हो जाएगा, वो डर जाएगा, वो क्वेश्चन ही नहीं आंसर ही नहीं अच्छे से कर पाएगा। वैसा वाला ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट एंड देन मॉडरेट टू लिटिल बिट डिफिकल्ट लेवल। चांस ऑफ गेसिंग भी उसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए कि जिसमें बस बच्चा गेस करके पास हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इन द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज स्कोरिंग, द मोर ऑब्जेक्टिव इज द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज स्कोरिंग दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बायासनेस नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर में। जब कोई टीचर मतलब क्वेश्चन रख रहा है तो या पेपर चेक करे, बायासनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। Cultural background of students also influence the validity of the test. Therefore, it is necessary that the test should be developed taking into consideration the socio-economic status. Socio-economic status और cultural background बच्चों का देख के ही क्वेश्चन पेपर सेट होना चाहिए, तभी जो है वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी। तो ये था ये मैंने बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की, आपको मैंने शॉर्ट में बताया, मैंने ये सारा पढ़ा नहीं। जिसको इसका सारा कंटेंट पढ़ना है वो ये पढ़ सकता है, लेकिन मैंने बस आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की, इन टॉपिक्स को बहुत ईजी रखने की कोशिश करी। यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एजुकेशन एम्पावरमेंट को, और वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड मेरे लिए दुआ किया करें और कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।